You must have a dream, continuously acquire knowledge, hard work and perseverance. One should not be afraid of problems. आज की वीडियो मेरी यात्रा से संबंधित नहीं है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर भारत का सिक्का जमाने वाले एक महान शख्सियत की जीवन यात्रा के बारे में है। जनाब बशीर बद्र साहब का एक शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हमें हर सफल व्यक्ति की सफलता के चर्चे सुनाई देते हैं, लेकिन आज हम एक सफल शख्स की असफलताओं की गाथा सुनेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आखिर में आप स्वयं को बहुत ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। चलिए उनके जन्म से शुरू करते हैं। भारतवर्ष की पावन भूमि पर मद्रास, जिसे अब तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, उसी राज्य में एक छोटा सा कस्बा है रामेश्वरम। रामेश्वरम वही शिव मंदिर है जो न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में फैले हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र और 4 धामों में एक है। इसी मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक मस्जिद वाली गली में जैनुलाब्दीन नाम के एक आडंबरहीन और सहज स्वभाव के व्यक्ति अपनी आदर्श जीवन संगिनी आशियम्मा के साथ रहते थे। पूरे समाज में आदर्श दंपत्ति के रूप में सम्मानित इनकी कुल 10 संतानें थीं। उसी में एक साधारण से दिखने वाले लड़के का नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तब कलाम की उम्र 8 वर्ष हो गई थी। उन दिनों अचानक ही इमली के बीजों की मांग बहुत तेज हो गई। कलाम मस्जिद वाली गली से इमली के बीज इकट्ठा करते और पास की परचून वाली दुकान पर बेच देते। इससे उन्हें रोज एक आना मिलता था। यही कलाम की पहली कमाई थी। विश्व युद्ध में जल्द ही भारत भी हिस्सेदार हो गया और इसका पहला असर ये हुआ कि रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का ठहराव बंद हो गया। युद्ध के कारण महंगाई भी बढ़ रही थी और तमाम खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे। कलाम ने देखा कि माँ और दादी के थाली में दिनों दिन भोजन कम होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने हिस्से का भी अपने बच्चों में बांट देती थी। इसी बीच में रामेश्वरम में अखबार की एजेंसी चलाने वाले कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन को एक ऐसे सहायक की तलाश हुई जो रामेश्वरम से धनुषकोडी की तरफ जा रही चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों का बंडल इकट्ठा करे और फिर ग्राहकों तक पहुँचा सके। और उनकी ये तलाश कलाम की पहली नौकरी के रूप में पूरी हुई। ऐसे में 8 वर्ष के कलाम की दिनचर्या कुछ यूँ बन गई। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर गणित पढ़ने जाना, फिर 1 घंटे बाद कुरान पढ़ने जाना, वहीं से सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां से अखबारों को उठाकर ग्राहकों तक पहुंचाना, फिर 8 बजे घर आकर नाश्ता करना और विद्यालय जाना। शाम को ग्राहकों से अखबार का पैसा वसूलना और शमसुद्दीन से मिलकर हिसाब किताब करना। इस नौकरी से कलाम को जो पहली तनख्वाह मिली उसका गर्व उन्हें जीवन भर रहा। 8 वर्ष का बालक इतनी जिम्मेदारियों और परिश्रम के कारण रात 9 बजे तक थक कर सो जाता। उनकी माँ को चिंता होती कि कलाम अखबारों का काम ना करें, पर कलाम मुस्कुराकर काम में लगे रहे, क्योंकि वो जानते थे इससे वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से कुछ सहयोग दे सकते हैं। यहीं से उनके अंदर जिम्मेदारियों का एहसास पनपना शुरू हुआ। अखबार बांटने के कार्य के साथ साथ उन्होंने शिक्षा पर भी खूब ध्यान दिया। स्नातक में बीएससी करने के दौरान उनको एहसास हुआ कि उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। जब एमआईटी में एडमिशन के लिए उनका चयन हुआ तो पैसा एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया। ऐसे में उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखकर कलाम को पैसे दिए। फिर कलाम ने स्कॉलरशिप जीतकर अपनी बहन के गहने छुड़वाए। एमआईटी से एक प्रशिक्षु के तौर पर वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर चले गए और वहां से एक वैमानिकी इंजीनियर बनकर निकले तो उनके सामने नौकरी के 2 बड़े अवसर थे। सबसे पहले वो दिल्ली पहुंचे और रक्षा मंत्रालय की नौकरी के लिए साक्षात्कार दिया। फिर वायुसेना की नौकरी का साक्षात्कार देने देहरादून चले गए। वायुसेना में फाइटर पायलट बनना उनका बड़ा सपना था। साक्षात्कार भी अच्छा रहा, लेकिन वहाँ 25 लोगों में से 8 लोगों का चुना जाना था, जबकि इनका नंबर 9वां था। बचपन से आज तक के संघर्ष का सुखद फल मिलने को था, तब उन्हें पहली असफलता मिली। पायलट बनने का ख्वाब समापन की दहलीज तक पहुंचकर भी टूट गया। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अपना दुख समेटकर वो देहरादून से ऋषिकेश आए और गंगा स्नान किया। पहाड़ की एक चोटी पर खड़े होकर सामने का झरना और नीचे बहता पानी देख रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। स्वामी जी ने उनकी उदासी का कारण जाना और समझाया कि तुम्हारी नियत में कुछ बड़ा करना है, इसलिए तुम पायलट नहीं बने। जाओ अपना जीवन अच्छा बनाओ, जीवन के असल उद्देश्य की तलाश करो। ईश्वर ने ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा है, खुद को ईश्वर के अधीन करके छोड़ दो। उनकी बातों से कलाम साहब को काफ़ी राहत मिली। जब तक वो दिल्ली पहुँचे उनका चयन हो चुका था। उन्होंने अगले ही दिन 250 रुपये के मूल वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर
कार्यभार संभाल लिया। यहाँ से उनके जीवन के संघर्ष खत्म नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हम सिर्फ सफलताओं से नहीं बनते, हमारा निर्माण असफलताओं से भी होता है। अभी तमाम असफलताएं उनका रास्ता देख रही थीं, जो उन्हें और ऊपर उठाने वाली थीं, जो उन्हें देश ही नहीं दुनिया का हीरो बनाने वाली थी। मेनका रोहिणी जैसे रॉकेट परियोजनाओं के दौरान भी कई बार असफल हुए, फिर उन्हें एक बड़ी असफलता सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात SLV-3 की पहली उड़ान पर मिली। 10 अगस्त 1979 को सुबह 7:58 पर जब इस 4 चरणीय प्रक्षेपण यान ने उड़ान भरी तो पूरी टीम इसे उड़ता हुआ देखने को लालायित थी। इसका पहला चरण सफल भी रहा, परंतु दूसरे चरण के शुरू होते ही कुछ गड़बड़ी आ गई और 317 सेकंड के बाद ही उड़ान बंद हो गई, जिससे पूरा यान श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। इस घटना ने कलाम साहब को तोड़ कर रख दिया। वर्षों की गई पूरी टीम की मेहनत बेकार हो गई। कई हफ्तों से वो ठीक से सोए भी नहीं थे। उन्होंने अपनी हालत का वर्णन अपने किताब में करते हुए लिखा है, अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर इस कदर थम गए हैं कि उनमें दर्द हो रहा है। यह समस्या मेरे शरीर की नहीं थी, बल्कि मेरे मस्तिष्क में कुछ घटित हो रहा था। मेरे हावरक्राफ्ट नंदी की असामयिक मृत्यु, राटो परियोजना का बीच में छोड़ दिया जाना, SLV डायनामाइट के चौथे चरण को रोक देना, ये सब मेरी आंखों के सामने आ गए। उस दिन मैं हर झटके को लेकर काफ़ी निराशा एवं अवसाद में था। मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर किसी कटे पेड़ सा जा गिरा। जब एक के बाद एक दिक्कतें आ रही थीं, उसी दौरान उनके पिता जैनुलब्दीन, उनके बचपन के दोस्त अहमद जलालुद्दीन और उनकी मां आयशम्मा दुनिया को अलविदा कह चुके थे। 10 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से एक बार फिर SLV-3 ने उड़ान भरी। उड़ान के ठीक 600 सेकंड बाद उसका चौथे चरण का काम शुरू हुआ और अगले 2 मिनट बाद डॉक्टर कलाम ने अपनी कर्कश आवाज़ में लगभग चिल्लाते हुए कहा, मिशन डायरेक्टर की सभी स्टेशनों को सूचना है, महत्वपूर्ण घोषणा के लिए तैयार है। सभी चरणों ने मिशन की ज़रूरतें पूरी कर ली हैं। चौथे चरण के इंजन ने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में प्रवेश कराने के लिए आवश्यक वेग दे दिया है। इतना सुनते ही हर जगह लोग खुशी से चिल्ला उठे। जैसे ही कलाम सर ब्लॉक से बाहर आए, उनके साथियों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया, उनका जुलूस निकाला गया। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया था। अखबार अब तारीफों से भर गए थे। दूरदर्शन पर विशेष कार्यक्रम चलाया गया और संसद में मेज थपथपाकर बधाई दी गई। साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कलाम सर को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की सफलता पर डॉक्टर कलाम खुश भी थे और उदास भी, क्योंकि उनकी खुशी बांटने वाले उनके माता पिता मित्र जलालुद्दीन और वैज्ञानिक गुरु प्रोफेसर साराभाई अब उनके साथ दुनिया में नहीं थे। इसके बाद 25 फरवरी 1988 को 11:23 पर उन्होंने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण भी किया। इसके बाद त्रिशूल, ब्रह्मोस आदि प्रोजेक्ट में अविस्मरणीय योगदान दिया और देश को शक्ति संपन्न बनाया। जैसे जैसे उनका जीवन बढ़ रहा था, उनकी असफलताएं भी साथ साथ चल रही थीं। उन्हें अगला सबसे बड़ा झटका 20 अप्रैल 1989 को अग्नि के प्रक्षेपण के समय लगा। इस कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए तमाम विदेशी दबाव थे। सरकार एक चट्टान की तरह कलाम सर के साथ खड़ी थी और देश की निगाहें भी उन्हीं पर टिकी थी। उड़ान के 14 सेकंड बाद ही कंप्यूटर ने होल्ड सिग्नल दिया और मिशन बेकार हो गया। इस बार भी अखबारों ने अग्नि के उपहास में सैकड़ों कार्टून बना दिए थे। 25 मई 1989 को एक बार फिर अग्नि का परीक्षण दिन निर्धारित हुआ। सुबह 7:10 पर अग्नि ने उड़ान भरी और ये परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। जुलाई 1992 में वह भारतीय रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने सन 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। ये सब बड़ी बड़ी बातें उस लड़के की हैं जिसने इमली के बीज बेचकर अखबार बांटकर अपना बचपन बिताया था। उस लड़के की सफलता का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अखबार बांटने वाले इस लड़के ने अपने जीवन में एक नहीं अनेक बार ऐसे काम को अंजाम दिया कि न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के अखबारों ने उसकी तारीफ की, उसे प्रमुख पृष्ठ पर छापा। इसी लड़के को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में हमने जनता का राष्ट्रपति बनते देखा।
इसी लड़के को 40 से अधिक विश्वविद्यालयों ने मानद डॉक्टरेट की उपाधियों से सम्मानित करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बना दिया। डॉक्टर कलाम को भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करके देश की शक्ति विकास में उनके द्वारा किए गए योगदानों को कृतज्ञता ज्ञापित की गई। आप भले ही इस वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए, पर इसे अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने खुद लिखा है, मैं ये बहुत गर्वपूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा है। शायद यह ऐसे बच्चों को उनके पिछड़ेपन और निराशा की भावनाओं से विमुक्त होने में अवश्य सहायता करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।